हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई इग्नू सॉल्यूशन में। और आज हम देखेंगे बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र, जिसका यूनिट 1 संविधान का निर्माण। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, नेहरू रिपोर्ट क्या है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई। तो ये पांचों टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रस्तावना। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं जो ये संविधान शब्द है, जो ये वर्ड है, इसका अर्थ क्या है। तो संविधान जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है बराबरी यानी कि इक्वल, और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून। ऐसे कानून और ऐसी बराबरी जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो। ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव हो, उसकी जाति, धर्म या फिर रंग भेद को लेकर। एक ऐसा संविधान जिसको हम संविधान कहते हैं। अब बात करें संविधान शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो संविधान शब्द को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यानी कि संविधान वह नीति है, वह सिद्धांत है जिसके आधार पर उस देश का शासन, उस देश की व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, कैसे उसका कानून होगा, कैसे उस देश के नियम होंगे और कैसे हर नागरिक को उसके जो राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, वो कैसे दिए जाएंगे। वो सब क्या है, एक संविधान है। ठीक है, जो भी पूरी हमारे जो देश चलता है, जो पूरी सरकार चलती है, वो हमारे संविधान के आधार पर चलती है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। जो भारत का जो संविधान है, पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ स्टूडेंट्स, जो भारत का जो संविधान है वो इतनी आसानी से नहीं बना। बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, बहुत से युद्ध हुए, जब जाके हमारा जो देश है वो आजाद हुआ। और ब्रिटिश लोगों ने हमें ये ये हमसे ये कहा कि चलो ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारा संविधान है भारत का वो तुम बना सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा संविधान है वो बहुत ही हमें आसानी से मिल चुका था। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, अर्थात इस दिन संविधान सभा ने इसे अंतिम रूप दिया। यानी कि 26 जनवरी 1949 को हमारा जो संविधान है वो पूरा बन के तैयार हो चुका था। उसका जो ढांचा था कि कैसे हमारे भारत का संविधान होगा, और तुरंत उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया। हालांकि संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद, अन्य संबंधित प्रावधान 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे। यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान थे जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले ही लागू हो चुके थे हमारे देश में। तो 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को इसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस दिन 26 तारीख को 1930 को हमें मूल आजादी मिल चुकी थी। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि हमारी 1930 से लेकर 1950 तक का जो हमारा सफर रहा संविधान बनाने का, देश को आजाद करने का, इतना हमें समय लग गया। ठीक है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा जो देश है, जो हमारा संविधान है वो इतनी इजीली बन चुका था। हमें बहुत समय लगा, हमने बहुत सारे युद्ध लड़े, ठीक है, बहुत सी लड़ाई हुई, बहुत से झगड़े हुए और बहुत से हमारे देश के जो निवासी थे वो भी मारे गए। इतने सब करके हमने इतना लंबा सफर तय करके हमारा देश आजाद हुआ। तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आजादी का उत्सव मनाया क्योंकि इस समय हमें मूल आजादी मिल चुकी थी। यहाँ पर ये बात गौर करने की है कि भारत का संविधान काफी लंबी प्रक्रिया एवं बातचीत का उपज है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आप ये देखिए 26 जनवरी 1930 को हमारे देश को मूल आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो
संविधान है वो लागू किया गया। तो इतनी लंबी ये पूरा जो प्रोसेस है वो रहा। अब बात करें भारतीय संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि जो ये हमारे जो देश को आजादी करने की जो विचार जो धारा थी, ये कैसे उत्पन्न हुई। तो 1857 में लक्ष्मीबाई ने आजादी की एक क्रांति लड़ी। उसी क्रांति को लेके जितने भी वहाँ के जो विचारक थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई हम भी ब्रिटिश शासन के उसमें बंधे पड़े हैं, ठीक है, हम भी उसके प्रति प्रतिबंध में आ रखे हैं, वो लोग हम पे शासन कर रहे हैं। तो जैसे ही लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को छुड़ाने के लिए जो क्रांति लड़ी, ठीक है, उसी क्रांति से ये जो संविधान को बनाने की, संविधान का निर्माण कैसे हो, देश को आजाद कैसे किया जाए, वहीं से लोगों के विचार जो थे वो बदल चुके थे। तो भारत की जो संविधान की उत्पत्ति थी वो 1858 से 1935 के बीच में हुई। अब बात करें भारत के संविधान में सभी नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रावधान मौजूद हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें सभी नागरिकों के, जो भी हमारे देश के जो नागरिक हैं, सभी नागरिकों के जो प्रावधान है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। ये प्रावधान उन्हें भी दिए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं थे, यानी कि जो भारत का निवासी नहीं है उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए विधायी संस्था में व्याप्त है। संविधान भारत में लोकतांत्रिक सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना को पेश करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लोकतांत्रिक संस्थाओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिकार संविधान सभा के गठन से पूर्व ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं उपनिवेश काल में थी, उनका मकसद सिर्फ औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो संविधान की जो उत्पत्ति थी वो पूर्व से ही शुरू हो चुकी थी। मतलब वो स्टार्टिंग से हमें पता था कि हमें अपने देश को आजाद करना है। हम ये चाहते कि हमारा एक अलग से संविधान हो जिसपे हम अपने अकॉर्डिंग शासन चला सके, ठीक है। मगर क्या हुआ, जब ब्रिटिश का शासन था उनका काम सिर्फ ये था, औपनिवेशिक काल में, पहले मैं आपको ये बताती हूँ औपनिवेशिक काल क्या होता है। औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जब हमारा देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से किसी के अंडर में हो, यानी कि किसी के, हमारे जो ये जो सब तीन चीजें हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन पे कोई दूसरा देश शासन कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं औपनिवेशिक काल। तो जो ब्रिटिश शासन था उनका मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारे भारत में जो संसाधन है सिर्फ इनका प्रयोग करना और प्रयोग करके अपने देश में लेके जाके उसको बेचना, उनका मकसद सिर्फ ये था। जबकि संविधान सभा द्वारा दिए गए प्रावधान उनके विपरीत थे। लेकिन जो संविधान सभा का जो प्रावधान थे, ठीक है, उनका मानना ये था कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आजाद तो हो, लेकिन वो ऐसे आजाद हो कि हर नागरिक को उसके अधिकार मिले, ठीक है, उसको कुछ भी करने की आजादी हो, उसको हर चीज की स्वतंत्रता हो। तो इस तरह से जो हमारे प्रावधान थे वो ब्रिटिश शासन से बहुत ही विपरीत थे, बहुत ही अलग थे। भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच विचार विमर्श की उपज है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो आज आप देखते हैं, जिससे हमारे पूरे देश का शासन चल रहा है, ठीक है, तो ये 9 दिसंबर 1947 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक के बीच जो विचार विमर्श हुए, ठीक है, उसका ये उस विचार विमर्श करने के बाद ये पूरा एक भारतीय संविधान बनाया गया। लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं विभिन्न अधिनियम द्वारा पारित प्रावधान से मिली हैं। लेकिन जो हमारा संविधान है वो ऐसा हम ये नहीं कह सकते पूरा ही हमने मतलब अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। कुछ और देशों का भी हमने देखा, कुछ वहां से हमने प्रावधान उठाए, तब जाके हमारा जो संविधान है वो पूरा तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अब बात करें नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बताया कि हमारे जो देश का संविधान है उसका जो ढांचा होगा वो कैसे तैयार किया जाएगा। उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट में वो बताया। तो संविधान के मुद्दे का प्रथम भारतीय प्रयास, यानी कि
जो हमारे संविधान का जो मुद्दा था उसका कैसे हम संविधान को बनाया जाए, उसका ये फर्स्ट यानी कि पहला भारतीय प्रयास था भारत के लोगों की तरफ से। संविधान निर्माण में ब्रिटिश शासन के द्वारा विभिन्न अधिनियम को शामिल करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन थे वो ये चाहते थे कि जो तुम्हारा संविधान निर्माण होगा उसमें हमारे अकॉर्डिंग भी कुछ बनाया जाए, कुछ प्रावधान हमारे अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। उनका ये प्रयास था। भारतीयों को इसमें कोई भूमिका नहीं थी, यानी कि भारतीय लोग ये चाहते थे कि जो हमारे भारत का जो संविधान हो वो केवल भारतीय सभा के लोगों के द्वारा ही किया जाए, उसमें कोई भी ब्रिटिश शासन का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया। यानी कि संविधान का जो पहला जो प्रथम प्रयास था वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने किया। इसके पूर्व 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के द्वारा स्वराज के रूप में प्रयास किया गया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम पर तैयार की गई। यानी कि जो ये नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू के नाम पर तैयार की गई, जो मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि एक मसविदा समिति थी, तो जो नेहरू जी थे वो उसके अध्यक्ष थे। मसविदा समिति का निर्णय अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मेलन में किया गया था। उन राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज्य पार्टी और मुस्लिम लीग शामिल थे। यानी कि जो ये राजनीतिक दल थे उसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जो थे वो शामिल थे। मद्रास के जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट में सार्वभौमिक मताधिकार और केंद्रीय प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की मांग की। अब बात करें कि नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें ऐसा क्या था, तो नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हो और केंद्रीय और राज्यों के बीच सरकार की मांग की गई। यानी कि वो चाहते थे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए। इसमें हालांकि प्रभुत्व शासन की मांग की, ना कि भारत की पूर्ण आजादी की। यानी कि ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें सिर्फ ये बोला गया कि जो शासन है, ठीक है, वो कैसा चलाया जाए, सिर्फ उसकी मांग थी, ना कि भारत को आजादी की मांग थी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया हो कि भारत को आजाद करने का उसमें कुछ था, नहीं, बस उसमें ये था कि जो भारत का जो शासन है, भारत की जो सरकार है वो कैसे चलाई जाए, सिर्फ उसमें ये बताया गया था। अर्थात भारतीय को केवल कुछ मामलों में कानून बनाने की आजादी थी। जब ब्रिटिश शासन था हमारे भारत पर, तो ब्रिटिश के लोगों ने सिर्फ भारतीय लोगों को केवल कुछ ऐसे मामले थे, कुछ ऐसे कानून थे जिन पे उनको आजादी थी, ठीक है, वो कानून बना सकते थे। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में इसके लिए नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतों के विषय की एक सूची तैयार की तथा मौलिक अधिकारों की सूची तैयार की। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें क्या हुआ, उसमें ये बताया गया कि हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, हमारे जो केंद्र और राज्य हैं उनकी शक्तियां, मतलब उनका जो कार्य है वो कैसे करा जाएगा, और केंद्र और प्रांतों यानी कि राज्यों के बीच जो जो विषय हैं, जो जो उनके कानून हैं, उनकी सूची तैयार की। और मौलिक अधिकार, जो एक व्यक्ति के अधिकार है, जो एक नागरिक के अधिकार हैं, उनकी भी एक सूची तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट में। इसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की मांग की गई। क्या होता था, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष को ही अधिकार था कि वो वोट दे सकते हैं, वही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया, उनके लिए भी सूची तैयार की गई कि पुरुष और महिलाओं को दोनों को ही वोट देने का अधिकार है, उनसे कोई भेदभाव ना किया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट में इसकी भी मांग की गई। 1934 में नेहरू रिपोर्ट के तैयार हो जाने के कुछ वर्षों के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भारत के लोगों के लिए संविधान की मांग की, वह भी बिना किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के। यानी कि जब 1934 में नेहरू रिपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद कुछ वर्षों के बाद ही
जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या करा, भारत के संविधान के लिए, ठीक है, भारत के संविधान की मांग की, वो भी किसी जो बाहर के जो देश हैं, ठीक है, और देशों के जो लोग हैं उनके बिना हस्तक्षेप के। उन्होंने ये कहा, जो कांग्रेस थी उन्होंने ये सिर्फ ये कहा कि जो हमारे भारत का जो संविधान है वो केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो उन्होंने बिना किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के ये संविधान की मांग उठाई। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी नेहरू रिपोर्ट। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन। तो अब आता है स्टूडेंट्स आपका संविधान सभा का गठन, यानी कि क्रिप्स योजना। तो पहले हम क्रिप्स योजना पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद आएगी हमारी कैबिनेट। तो क्रिप्स योजना में क्या था, जापान ने भारत की सीमा पर हमला कर दिया। तो क्या हुआ, जब जापान ने भारत की सीमा पर हमला कर दिया तो ब्रिटिश के लोगों ने ये कहा कि भारतीय लोगों से ये कहा कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारे संविधान को बनाने में, ठीक है, संविधान को बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ऐसी ही कुछ शर्तें रखी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों के आगे। तो 1942 में सर क्रिप्स को भारत भेजा, यानी कि 1942 में जो क्रिप्स योजना थी वो भारत आई। क्रिप्स ने अपनी योजना में उन सिद्धांतों का वर्णन किया जिसके अनुसार संविधान सभा की स्थापना होनी थी। यानी कि क्या हुआ, जब जापान ने भारत पर हमला कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, 1942 में क्रिप्स योजना को भारत भेजा और उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसमें ये था कि संविधान सभा जो है वो कैसे उसकी स्थापना की जाएगी, कैसे उसका ढांचा तैयार किया जाएगा, उन्होंने ये बता रखा था। क्रिप्स योजना ने संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। यानी क्या हुआ, जब जापान ने जो हमला कर दिया तो क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने ये कहा कि तुम हमारी मदद करो इस युद्ध को लड़ने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा संविधान है, ठीक है, उसकी स्थापना कर देंगे, वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग। इस तरह से बोला। तो हमारे भारत के लोगों ने ये कहा, हम तुम्हारी हेल्प करें, हम तुम्हारी मदद करें, तो वो क्या चांस है कि तुम हमारा जो संविधान है वो तुम हमें बनाने दोगे, इस तरह से। तो इस तरह से क्या हुआ, जो भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना कि भाई हम तुम्हारा मदद कर दे, ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर दे और तुम आगे चल के मना कर दो, इस तरह से। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोगों ने जो सिद्धांत भेजे थे संविधान सभा की स्थापना के लिए, तो वो सिद्धांत कुछ इस तरह से थे। भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाएगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा निर्माण युद्ध के पश्चात किया जाएगा। ठीक है, क्या बोला ब्रिटिश के लोगों ने, उन्होंने ये चीज कही कि भाई जो भी तुम्हारा संविधान है, ठीक है, उसका जो निर्माण है वो हम युद्ध के बाद करेंगे। यानी कि तुम हमारी मदद कर दो जापान से लड़ने में, ठीक है, जब युद्ध हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम तुम्हारे जो संविधान की जो स्थापना है वो कर देंगे। उन्होंने पहला ये सुझाव दिया। फिर सेकंड सुझाव ये दिया, संविधान सभा के कुछ सदस्यों को चुनाव प्रांतीय विधानसभा की ओर से किया जाएगा और कुछ सदस्यों को भारतीय रियासतों के राजा नियुक्त करेंगे। यानी कि ये कहा गया कि जो संविधान सभा के जो कुछ सदस्य होंगे, ठीक है, वो कुछ राज्यों की तरफ से चुने जाएंगे और कुछ सदस्य, क्योंकि पहले तो राजा होते थे, ठीक है, राजाओं का शासन होता था, तो कुछ जो सदस्य थे वो राजा चुनेंगे, इस तरह से। तीसरा उन्होंने क्या बोला, संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकृत करेगी जबकि उन प्रांतों तथा रियासतों को जो इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार होगा। ऐसे प्रांतों और रियासतों को कुछ समय पश्चात संघ में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। जो प्रांत और रियासतों बाहर रहेंगी उनको भारतीय संघ के समान दर्जा दिया जाएगा। संविधान सभा एक समझौते द्वारा ये विश्वास ब्रिटिश सरकार को दे देगी वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ठीक ढंग से करेगी। यानी कि संविधान सभा जो थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि जो तुम्हारा संविधान है, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा ही अपनाया जाएगा। उन्होंने कैसे बोला, जैसे कि यहाँ लिखा है, उन प्रांतों तथा रियासतों को जो इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार है। तो ब्रिटिश लोगों ने ये कहा कि जो तुम्हारा संविधान है,
ठीक है, वो तभी लागू किया जाएगा जब हम उसको हाँ करें, हम उसकी स्वीकृति करें। ठीक है, अगर अगर कुछ लोग, अगर कुछ राज्य इस संविधान को मानने से मना करते हैं, ठीक है, तो वो भारतीय संघ से वो अलग रहेंगे, ये कहा उन्होंने। ऐसे प्रांतों और रियासतों को कुछ समय पश्चात संघ में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। यानी कि अगर कुछ रियासतें, कुछ प्रांत इस संविधान को नहीं मानेंगे तो उनको अलग कर दिया जाएगा और कुछ समय बाद ही उनको भारतीय संविधान में अपना लिया जाएगा। जो प्रांत और रियासतें बाहर रहेंगी उसका भारतीय संघ के समान दर्जा दिया जाएगा। यानी कि जो प्रांत और रियासतें भारत संविधान से अलग रहेंगी, दूर रहेंगी, तो उनको भारतीय संघ के समान ही दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर अलग हो चुकी हैं तो उनको मतलब भारतीय नहीं माना जाएगा, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको समान ही दर्जा दिया जाएगा। तो ब्रिटिश लोगों ने उनको ये संविधान सभा में ब्रिटिश लोगों ने ये बोला, उनको ये विश्वास दिलाया कि जो अल्पसंख्यक लोग कौन होते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उनके हितों की रक्षा के लिए भी उन्होंने क्या बोला कि हम उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से क्रिप्स योजना से अंतर्गत संविधान सभा का प्रस्तुत किया गया ढांचा बहुत ही दोषपूर्ण था। यानी कि आपने ये देखा, मैंने आपको क्रिप्स योजना में जैसे बताया कि उन्होंने ये कहा, भाई युद्ध के पश्चात हम आपके संविधान का निर्माण करेंगे, हम खुद उसकी स्वीकृति देंगे। तो मतलब उन्होंने ऐसा एक ढांचा तैयार किया जो बहुत ही दोषपूर्ण था, ठीक है, जो बहुत ही गलत था। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रिप्स योजना। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्यों को दूसरा प्रतिनिधित्व भेजा जिसे कैबिनेट प्रतिनिधित्व कहा गया। अभी क्या हुआ, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत आया। ठीक है, ये कैबिनेट क्या था, इन्होंने क्या करा, एक संविधान सभा का एक ढांचा बनाकर तैयार किया कि भाई इस तरह से जो तुम्हारा संविधान है वो बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री आए भारत। पहले थे लॉर्ड पॉथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मंत्री कैबिनेट मिशन में आए 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते पर लाने में असफल रही, लेकिन इसने अपना प्रस्ताव तैयार किया जिसे 16 मई 1946 को इंग्लैंड और भारत के समान तौर पर घोषित किया। कैबिनेट प्रतिनिधित्व ने निम्न सिफारिशें की। ब्रिटिश इंडिया और राज्यों को मिलाकर एक भारत संघ होना चाहिए। अब मैंने जैसा आपको बताया कि कैबिनेट मिशन क्या था, एक ब्रिटिश सरकार ही थी। ठीक है, उन्होंने 3 मंत्रियों को भेज दिया और एक ऐसा ढांचा बना के भेजा कि भाई जो तुम्हारा संविधान है वो इस तरह से बनना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया है और जो तुम्हारा राज्य है उसको मिलाकर एक भारत संघ होना चाहिए। मतलब ब्रिटिश को मिला के और राज्यों को मिला के भारत के एक भारत संघ बनाते हैं। इसके पास रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो। बाकी अविष्ट अधिकार प्रांतों और राज्यों के पास होने चाहिए। संघ के पास कार्य प्रक्रिया विधायिका होनी चाहिए। इसमें प्रांत एवं राज्यों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए, लेकिन अहम सांप्रदायिक मुद्दों पर विधायिका को निर्णय लेने का अधिकार हो। इसमें उपस्थित सदस्यों के मत द्वारा बहुमत के आधार पर फैसला किया जाएगा। प्रांतों को कार्यपालिका विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट थी। सभी समूह प्रांतों के विषयों को निर्धारित करने के आजाद है जो किसी समूह संगठन द्वारा उठाए गए हैं। तो इस तरह से क्या था, एक कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को, जिसमें ब्रिटिश लोगों ने ये कहा कि जो तुम्हारा भारत है, ठीक है, जो भारत का जो संविधान है वो ब्रिटिश सरकार और भारतीय संघ को मिलाकर एक संविधान हम तैयार करते हैं। ठीक है, होगा अगर किसी राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई लड़ाइयां हो जाती हैं तो उसका जो लास्ट जो निर्णय लेगी वो कौन लेगी, विधायिका लेगी। इस तरह से, तो इस तरह से इन्होंने एक मतलब पूरा एक ढांचा तैयार करके भेजा जो बहुत ही गलत था। ठीक है, इसको भी भारत के जो लोग थे, जो संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने नहीं अपनाया। अब बात करें संविधान सभा की स्थापना।
भारतीय संविधान एक सभा ने बनाया है, ठीक है, भारतीय संविधान एक संविधान सभा ने बनाया है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय की एक महत्वपूर्ण मांग ये रही कि भारत संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं बल्कि भारतीय के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपने ये चीज देखी है स्टूडेंट्स कि क्रिप्स योजना में ब्रिटिश सरकार ने एक संविधान का ढांचा बना के दिया, ठीक है, कैबिनेट में भी उन्होंने संविधान का ढांचा बना के दिया। लेकिन जो भारत के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। वो ये चाहते थे कि जो भारत का जो संविधान है वो केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही किया जाए, उसमें ब्रिटिश शासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की, जब उन्होंने ये कहा तथा स्वराज्य का अर्थ है जिन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एक ऐसा संविधान जो जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। तो महात्मा गांधी जी ने क्या करा, 1922 में संविधान सभा की मांग की और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो संविधान है एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो लोगों की आकांक्षाओं और उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सके और साथ ही साथ अपने देश का विकास भी कर सके। कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने जो 1922 में संविधान सभा की मांग की उसके कुछ वर्षों बाद ही कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग कर दी और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का समर्थन किया। यानी कि 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा का समर्थन किया, उसका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग स्वाधीनता व लोकतांत्रिक राज्य है। उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया कि किसी विदेशी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र भारत में संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि जो हमारा संविधान है वो बिना किसी विदेशी लोगों के, बिना किसी ब्रिटिश के लोगों के उनके हस्तक्षेप के बिना हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसका संविधान बनाया जाएगा, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगा। यानी कि जो संविधान सभा में जो लोग होंगे, ठीक है, जो लोग बैठेंगे, जो उनको बनाएंगे, ठीक है, वो भी ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, उनका भी वोट होंगे, उनके भी चुनाव होंगे कि कौन संविधान सभा में बैठेगा और कौन संविधान सभा को बनाएगा। इस तरह से मुस्लिम जिन्ना ने दिसंबर 1939 में कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का विरोध किया। यानी कि क्या हुआ, जो मुस्लिम जिन्ना थे, ठीक है, उन्होंने 1939 में कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का विरोध किया। उन्होंने ये कहा, मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि जब संविधान तैयार हो रहा था, ठीक है, तो उस समय ये बोला गया कि जो राज्य और केंद्र है, ठीक है, उसमें से केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी जाए और राज्य को कम। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि राज्य जो है, जो प्रांत है, उनको ज्यादा शक्तियां दी जाए, ठीक है। तो उसके लिए ही जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने उनका बहुत विरोध किया, ठीक है। और जो कांग्रेस संविधान में जो सभा की जो मांग की थी, उन्होंने भी क्या करा, उसका विरोध कर दिया। अब बात करें संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा का चुनाव सभी प्रांतों से साधारण स्थानों पर 210 सदस्य चुने जाते थे, जिनमें से 199 स्थान कांग्रेस ने जीत के लिए और शेष स्थान अन्य दलों को चले गए। यानी कि जब संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था तो उसमें 210 सदस्य थे, ठीक है, 210 सदस्य चुने गए, जिसमें से 199 स्थान कांग्रेस ने जीत लिए, ठीक है, कांग्रेस ने जीत लिए। इनमें से मुस्लिम लीग को एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग को मुसलमानों की रक्षित 78 स्थानों में से केवल 73 स्थान ही प्राप्त हुए। 296 के सदन में विभिन्न दलों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। देखिए, कांग्रेस और उसके सहयोगियों को टोटल 222 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली और जो अन्य पार्टियां थी उनको केवल 11 सीटें मिली। तो इस तरह से जो संविधान सभा का जो चुनाव था वो कुछ इस तरह से हुआ। अब बात करें स्टूडेंट्स कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो संविधान है हम उसके लिए इतना लड़ रहे हैं, उसके लिए
ठीक है, उसकी इतनी मांगे हो रही हैं, तो क्यों, मतलब ऐसी क्या चीज है कि मतलब क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है? ठीक है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ ही जाती है। ठीक है, यह लोगों के नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। यानी कि जो संविधान है, ठीक है, वो किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए सही ढंग से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। और संविधान एक ऐसा, मतलब एक ऐसी जरूरत है, ठीक है, जो हर किसी नागरिक को चाहिए। ठीक है, हर किसी नागरिक को उसके अधिकार चाहिए, और अधिकार भी उसको तभी मिलेंगे उसके दायरे में। ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज करने की आजादी हो। ठीक है, लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। यानी कि संविधान उन आदर्शों और सूत्रबद्ध करता है, जैसे कि हम अपने देश को चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हम मतलब कुछ सपने होते हैं अपने देश को लेके। ठीक है, हमारे देश का शासन ऐसा होना चाहिए, इस तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। तो जो नागरिकों को जो उसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उनकी जो रक्षा करता है वो भी संविधान करता है। सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होता। संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो व्यक्ति हैं, अगर वो लड़ रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति ये कहे कि भाई मुझे बोलने का अधिकार है, ठीक है, भाई तेरे को तो बोलने का अधिकार है, मगर जिस व्यक्ति से तू लड़ रहा है, ठीक है, उसको भी तो अधिकार है बोलने का। तुम लोग कह रहे हो कि भाई मुझे बोलने का अधिकार है, और तुम दूसरे व्यक्ति को नहीं बोलने दे रहे, ठीक है, अपने हित में, तो फिर क्या है? दोनों को अधिकार है बोलने का। तो ये कहा गया है कि जो संविधान है, ठीक है, वो किसी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई ताकतवर समूह है तो वो दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग कर रहा हो, उससे मारपीट कर रहा हो, इस तरह से। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश की राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अक्सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जब चुनाव होते हैं तो कुछ नेता ऐसे होते हैं, मतलब युद्ध करके, मारपीट करके अपने आप को, मतलब वोट जो होते हैं वो दिलवाते हैं। ठीक है, तो संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, जो पूरी सरकार को चला रहे हैं, वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना कर सके। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक निर्वाचक की समाप्ति मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए बनी उप समिति में बहस करने के पश्चात इन्हें संविधान में शामिल करने की सिफारिश नहीं की। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उप समिति में इसको लेके बहुत बहस हुई और संविधान सभा में इसको शामिल करने से मना किया गया। बल्कि समिति ने खंड 1 भाग 3 में रखने पर उत्पत्ति जताई और कहा कि इन्हें संविधान की किसी दूसरे स्थान में जगह दी जानी चाहिए। यानी कि जब बहस हुई उप समिति में, तो उन्होंने ये कहा कि जो संविधान है, ठीक है, उसको दूसरे किसी स्थान पे डाल दिया जाए, किसी दूसरे स्थान पर उसको जगह दे देनी चाहिए। ऐसे ही एक उदाहरण है सार्वभौमिक मताधिकार और गुप्त एवं समयबद्ध चुनाव। उप समिति सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में थे। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, रंग का क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन उसने ये सुझाव दिया कि इन्हें मौलिक अधिकारों का भाग नहीं बनाया जाए। लेकिन ये कहा गया कि जो सार्वभौमिक मताधिकार है, उनको मौलिक अधिकारों के जो भाग है उसको अलग रखा जाए। इस प्रकार इन्हें संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में रखा गया। हालांकि अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक शब्द गायब है, लेकिन ये सत्य है कि देश के सभी वयस्क मताधिकार जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वह एक प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार माना जाता है। यानी कि जो सार्वभौमिक है,
उसको संविधान के भाग 15 में रखा गया है अनुच्छेद 326 में। लेकिन 326 जो अनुच्छेद है उसमें सार्वभौमिक शब्द का कहीं भी मतलब है ही नहीं वो शब्द, ठीक है। लेकिन ये सत्य है कि सभी व्यक्तियों को, ठीक है, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी धर्म के बिना, ठीक है, उसको धर्म को लेकर उससे भेदभाव के बिना। वो भी भारतवासियों को वयस्क मताधिकार मिलने से पहले स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन की समाप्ति के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1909 के माइल्ड मीटो सुधार से लेकर 1932 के कम्युनल अवार्ड प्रत्येक निर्वाचन प्रक्रिया को जारी रखा। कम्युनल अवार्ड का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो ने चुनाव में विशेष क्षेत्र में पूरा किया जाना था। इस चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़े वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग कौन, जो बिल्कुल ही जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है जिनकी संख्या कम है, ठीक है, उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो। इसके साथ पिछड़े वर्ग को सामान्य सीटों पर वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो। गांधी जी ने इस प्रकार की सिफारिशों का कड़ा विरोध किया। इनके विरोध में वह 1932 में अमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी की भूख हड़ताल पर बैठने का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। इसके बाद गांधी और अंबेडकर दोनों के बीच पूर्ण समझौता हुआ और पूना एक्ट के अनुसार पिछड़े वर्गों को सामान्य सीटों में सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी कि जो महात्मा गांधी जी ने क्या करा, इसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। और डॉक्टर अंबेडकर ने इनका विरोध किया और उन्होंने क्या करा, पूर्ण समझौता किया, जिसमें ये बोला गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी सामान्य सीटें आरक्षित कर दी जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।